हाँ करेक्ट। और आप भाग क्यों रहे हो, मतलब जा क्यों रहे हो, पानी पी। ठीक है, तो हमारे पास यही मैकेनिक्स की दो ब्रांच है। एक बात करती है कि हम जा कैसे रहे हैं या चल कैसे रहे हैं, और दूसरी ब्रांच बात करती है कि हम क्यों भाग रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले काइनेमैटिक्स जो बता रही है हम कैसे मूव करते हैं, और डायनामिक्स हमें ये बताती है हम क्यों मूव करते हैं। क्लियर है दोनों ब्रांचेस? अब अब हमारे पास आता है मोशन और रेस्ट। तो कौन एक्सप्लेन करेगा मोशन किसको बोलते हैं? मोशन क्या होता है? मैम जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करती है साथ उसे मोशन कहते हैं। करेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है उसे मोशन कहते हैं। और रेस्ट किसको बोलेंगे? मैम जो डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन, मैम जो चेंज नहीं करता है पोजीशन। पोजीशन चेंज नहीं करता उसे रेस्ट कहते हैं। तो अगर कोई चीज रेस्ट में है आपके लिए तो जरूरी है वो सबके लिए रेस्ट पे हो? जैसे अभी मेरे को लग रहा है आप सबके सब रेस्ट पे हो और यहाँ पे मेरे को एक क्लास अटेंड करते हुए दिख रहे हो, पर हो सकता है आप लोग घर में इधर से उधर घूम रहे हो या कोई बाहर ही घूमने गया हुआ है, वहां पे जबरदस्ती से क्लास अटेंड करनी पड़ रही है। तो आप लोग हो सकता है मोशन पे हो, पर क्योंकि मैं यहाँ से आपको रेस्ट पे देख पा रही हूँ तो मेरे को आप रेस्ट पे लग रही हो। ये बात समझ आई? यस मैम। तो ना तो कोई ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे होता है और ना कोई हमेशा मोशन पे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बच्चा टीवी देख रहा है आराम से बैठ के, तो हम बोल सकते हैं कि वो रेस्ट पे है। पर वहीं अगर इस बच्चे को कोई बाहर अर्थ पे से इसके बाहर जाके स्पेस से देख रहा है तो उसे दिखेगा कि अर्थ तो घूम रही है और वो जो स्टूडेंट है वो भी उस अर्थ पे ही है। तो क्या ये बोलेगा ये स्टूडेंट रेस्ट पे है या ये बोलेगा ये भी घूम रहा है? नो मैम। क्या बोलेगा, वो रेस्ट पे बोलेगा या उसे बोलेगा कि वो घूम रहा है? घूम रहा है। वो घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पे इस केस में भी क्या हुआ, हमें लग रहा था वो रेस्ट पे है, पर जब हमने ऑब्जर्वर मतलब जो एक्चुअली में देख रहा था उसको बदल दिया तो हमारे पास उसका मोशन बदल गया, उसकी स्टेट बदल गई। तो ना तो हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट पे होता है और ना हमेशा मोशन पे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट मोशन और एब्सोल्यूट रेस्ट। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रेस्ट पे और बिल्कुल मोशन पे। जैसी कोई भी चीज नहीं होती जो बिल्कुल रेस्ट पे और बिल्कुल मोशन पे। अब यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है बाहर पेड़ के पास और वो बस को देख रहा है, और अब बस क्या है राइट साइड में चली गई। तो ये स्टूडेंट क्या, ये जो बच्चा बैठा हुआ है क्या बोलेगा कि बस मेरे से 10 डिस्टेंस दूर राइट साइड चली गई, ऐसा ही बोलेगा? क्योंकि यहाँ पे जो देखने वाला बैठा हुआ था हम उसी से मेजर कर रहे हैं, वो अपनी जगह से बता रहे कि मेरे से कितना दूर गई। पर अगर मैं यहाँ पे दूसरा केस लूं, ये वाला जिसपे ये जो बच्चा बस पे चढ़ गया है और अब ये बस मूव कर रही है, पर क्या ये बोल सकते हैं कि बस मूव कर रही है? ये तो एक्चुअली में ये बोल रहा है ये पेड़ इससे दूर चला गया। जैसे आप कभी कार में जा रहे हो तो आपको लगता है कि जो पेड़ है आसपास के वो सब पीछे जाते जा रहे हैं, पर क्या एक्चुअली में वो पीछे जाते हैं? नो मैम, हम जा रहे थे। हम जा रहे थे, पर हमारे हमसे वो दूर जाते जा रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं कि पेड़ पीछे जा रहा है। तो इस केस में भी जो ये ऑब्जर्वर था इस बच्चा, उसी से हमने डिस्टेंस मेजर करा और वो बोलेगा पेड़ मेरे से 10 डिस्टेंस पीछे की तरफ चला गया। करेक्ट है ये? यस मैम। तो जब भी हम डिस्टेंस मेजर करते हैं हम ऑब्जर्वर से मेजर करते हैं कि देखने वाला कहाँ पे है, उसके हिसाब से बताएंगे। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूं मोशन इज रिलेटिव, तो इसको मैं एक और एग्जांपल से समझाती हूँ। रिलेटिव एज इन जैसे आपके मम्मी का भाई आपका क्या लगता है? मामा। लगता है ना, और पर आपका तो सॉरी मम्मी का क्या लग रहा है? वो भाई लग रहा है। तो अगर आपने इंसान बदल दिया तो रिलेशन बदल गया ना? तो अगर आपने देखने वाला बदल दिया तो आपकी स्टेट बदल जाती है कि हो सकता है किसी के लिए आप रेस्ट पे हो, किसी के लिए आप मोशन पे हो। तो ये जो टर्म है मोशन इज रिलेटिव, इसका मतलब है
कि जो भी आप कर रहे हो वो रिलेटिव है, वो उस पर डिपेंड कर रहा है कि देख कौन रहा है। क्लियर है ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम। अच्छा, अब इससे मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप मान लो आपने प्लान बनाया घूमने का, आप दो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ट्रेन में जा रहे हो और एक फ्रेंड पीछे रह गया। इनको मैं नाम दे देती हूँ ए, बी और सी, और ये ट्रेन मूव करने लग गई। अब तो क्या सी वाला जो फ्रेंड है वो बी को चलते हुए दिखेगा या बैठे हुए दिखेगा, अगर वो दोनों चेयर पे बैठे हुए हैं? मैम बैठे हुए। मैम बैठ- बैठो। हाँ, पर ए वाले को सी कैसा दिखेगा? चलता हुआ, है ना? तो यहाँ पे सी बी के लिए तो रेस्ट पे है, पर ए के लिए मोशन में आ गया। मोशन। ठीक है, तो हमेशा ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा कि ऑब्जर्वर कहाँ पर है। अब हमारे पास है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है यहाँ पे कि किसके हिसाब से हम बता रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं तीन बॉक्सेस रखे हैं और इनके बीच में डिस्टेंस है 10 और इनके बीच में डिस्टेंस है 50। तो हमारे पास यहाँ पे तीन बॉक्सेस हैं ए, बी और सी। अब मेरे को बताओ बी ए से कितना दूर है? 10, 10। मैम 10। और सी ए से कितना दूर है? 15, 15। और सी डी से कितना दूर है? 5, 5। तो हमने जब सी का डिस्टेंस मेजर करा ए से तो हमारे पास आ रहा था 15, पर सी का जब डिस्टेंस मेजर करा बी से तो हमारे पास आ रहा है 5। तो रेफरेंस पॉइंट क्या है, कहाँ से हम मेजर कर रहे हैं? जैसे पहले वाले केस में जब 15 आ रहा था तो हमारा ए रेफरेंस पॉइंट था कि हम ए से सारे डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं। पर जब हमारे पास 5 आया तो हमने बी से मेजर करा, तो बी क्या है हमारा रेफरेंस पॉइंट। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। तो जनरली जब हम फिजिक्स में कोई भी डिस्टेंस मेजर करते हैं हम एक्स वाई जेड एक्सिस से मेजर करते हैं कि एक्स में कहां पर है, वाई में कहां पर है, जेड में कहां पर है, और उसको हम ओरिजिन के हिसाब से लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पॉइंट लिया है वो एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस पे। बोलो अंशुल। वो एक्स डिस्टेंस पे है, एक्स एक्सिस पे, वाई डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस पे, और जेड डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस पे। तो उससे हम निकाल सकते हैं। अब पोजीशन वेक्टर याद है सबको? यस अच्छा, 2, 3, 4 इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2, 3, 4। कैसे लिखते थे पोजीशन वेक्टर? मैम 2i कैप 3j कैप 4k कैप। करेक्ट, 2i कैप 3j कैप 4k कैप। सबसे पहले वाला x के साथ होता है तो 2i कैप लगा दिया, सेकंड वाला j के साथ होता है तो j कैप लगा दिया, थर्ड वाला k के z वाली डायरेक्शन में होता है तो k कैप लगा दिया, और इनके बीच में प्लस अगर लगा देंगे तो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस मैम। अब यहाँ यस पे मैम। ठीक है, अब यहाँ पे हमने बताया है 3 टाइप्स ऑफ मोशन, 1D, 2D और 3D। तो वन डायमेंशनल अलग अलग तरीके से हो सकता है। वन डायमेंशनल का मतलब आप सबने बोला स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन एक तो ये पॉसिबिलिटी है कि एक्स वाली डायरेक्शन में, एक ये पॉसिबिलिटी है वाई वाली डायरेक्शन में, और ये भी जो मैंने बीच में बनाई ये भी स्ट्रेट लाइन है। पर ये वाली 1D मोशन में नहीं काउंट करी जाएगी, क्योंकि 1D मोशन का मतलब है जैसे अगर कोई भी पार्टिकल एक्स वाली डायरेक्शन में है तो मेरे को कितने कोऑर्डिनेट चाहिए उसकी पोजीशन बताने के लिए? एक मैम। सिर्फ एक ही काफी है कि एक्स एक्सिस पे वो कहां पर है। ऐसे ही वाई वाले के लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 2, वाई अगर वाई वाली एक्सिस पे है तो कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? मैम एक ही चाहिए। फिर से एक ही चाहिए कि वाई पे कहां पर है। पर अगर मैं यहाँ पे बीच में इस वाली स्ट्रेट लाइन पे देख रही हूँ तो मेरे को दोनों बताने पड़ेंगे, एक्स और वाई। तो ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है ये इसमें 1D मोशन में काउंट नहीं होगी। 1D मोशन में वही स्ट्रेट लाइन काउंट होगी जिसके अगर मेरे को पोजीशन बतानी है पार्टिकल की तो सिर्फ एक कोऑर्डिनेट काफी है, कोई भी एक्स या वाई या जेड।
ये क्लियर है सबको? यस मैम। Yes, ma'am. अब ऐसे ही अगर Yes. टू कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे यहाँ पे जो सेंटर में मैंने लाइन बना रखी थी उसकी तरह, कि अगर मेरे पास ये भी पता चल जाए कि x वाली एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है और y वाली एक्सिस पे x, y, 2 पॉइंट्स चाहिए तो मेरे को 2D मोशन मिलेगा। अब इसको आप 1D से नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको ये तो पता है कि ये डिस्टेंस इतना है, तो ये तो इस पूरी लाइन में ऊपर से नीचे तक कहीं भी हो सकता है। Yes, ma'am. उस पॉइंट की पोजीशन फिक्स करने के लिए हमें y भी चाहिए। ऐसे मोशन को कहते हैं 2D मोशन। अब अगर मेरे पास 3 एक्सिस आ गई x, y, z, और अब पॉइंट बताना है मेरे को। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली 3 एक्सरसाइज लेती हूँ मैं, एक्सिस ले रही हूँ, और यहाँ पे पेन की कैप है और ये इस वाले प्लेन में है x और y वाले। और अब मैं क्या कह रही हूँ, इसको अब ये z कोई भी वाली ले सकते हैं इस पूरी लाइन में ऊपर से नीचे तक, कोई भी ले सकता है कि अगर मैंने यहाँ पे x और y फिक्स कर दिया इस प्लेन में तो z तो कुछ भी हो सकता है। पर अगर मैंने z वाला कोऑर्डिनेट भी फिक्स कर दिया तो इसकी हवा में पोजीशन फिक्स हो गई। ये बात समझ आई सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अगर हमें एक ऐसा मोशन बताना है जो कहीं बीच में हवा में है, कोई x y एक प्लेन में नहीं है, तो हमें 3 कोऑर्डिनेट चाहिए x, y और z तीनों, और ऐसे मोशन को कहते हैं 3D मोशन। क्लियर है ये सबको? Yes, ma'am. यस मैम। अच्छा, 2D वाले में आप कोई भी 2 एक्सिस ले सकते हो, x, y, y, z या फिर Z. z। ठीक है, तो उससे ये कंपल्सरी नहीं है कि x और y ही लेना है, और भी कोई हो सकती है। अच्छा, अब आपके पास बहुत सारी चीजें होंगी, तो अगर मैं आपसे पूछूं आपके रूम में से कोई भी एग्जांपल देना है जो 2D से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि अगर रूम में फॉर एग्जांपल स्विच बोर्ड है, स्विच बोर्ड की पोजीशन बताने के लिए मेरे को सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए, कि वो कितना ऊपर है और कितना लेफ्ट राइट है। मेरे को उसके एक और चीज बताने की जरूरत ही नहीं है, 2 ही कोऑर्डिनेट काफी है। तो अब आपको एग्जांपल दो 2D कोऑर्डिनेट का। Yes. और Ma'am, क्या? bed. बेड, ठीक है। बेड की लेग्स बोल रहे हो अंशुल या टॉप बोल रहे हो? मैं कौन सा हो रहा आप? हाँ, मैं 2D पूछ रही हूँ। नहीं, मैं आपने बोला क्या फिर उसके बाद? मैं पूछ रही हूँ बेड की लेग्स मतलब वो टांगे की बात कर रहे हो या ऊपर जो सरफेस उनकी बात कर रहे हो? सरफेस। सरफेस अंशुल 3D में आएगा, सरफेस तो ऊपर है ना, Yes, ma'am. तो उसमें तो आपको बताना पड़ेगा कि कहाँ पे, ऊपर से, लेफ्ट से, राइट से, सारी जगह से बताना पड़ेगा। Yes, ma'am. कि जेसिका ने बोला नोटबुक, ठीक है, नोटबुक के लिए आपको सिर्फ 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए। और कोई एग्जांपल? मैम फ्लोर। फ्लोर, ठीक है, फ्लोर में भी आपको 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए। अच्छा, फ्लोर और ये सब तो आप बड़ी बड़ी चीजें बोल रहे हो। कैरम कॉइन, हाँ ठीक है, कैरम कॉइन आप बता सकते हो, अगर वो कहीं बीच में कहीं भी टेबल पे रखा हुआ है उसकी पोजीशन बताने के लिए 2 ही कोऑर्डिनेट चाहिए। फ्रेम होता है, फोटो फ्रेम, यस मैम। उसमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? मैम 2। ठीक है। क्लॉक पे, क्लॉक में कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे? 2. और अगर कोई रूम में मक्खी उड़ रही है तो उसके लिए कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? 3. उसके लिए 2 चाहिए, ठीक है। और अगर वो दीवार पे चिपक गई तो 2. तो 2, ठीक है, ओके। अब हमारे पास यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? मैम डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ। डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, डिस्टेंस हमारा बड़ा पाथ होता है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे क्या, अच्छा कौन सा स्केलर है कौन सा वेक्टर है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और डिस्टेंस स्केलर है। स्केलर का मतलब उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही है, लेफ्ट जाओ राइट जाओ। तो यहाँ पे एक आदमी घूम रहा है बहुत देर से, तो ये पहले 0 मीटर पे था, वो राइट साइड में गया 6 तक, जैसे अभी जाएगा वो, तो उसका डिस्टेंस हो गया 6। पर वो लेफ्ट में जा रहा है तो उसका डिस्टेंस और बढ़ता जा रहा है, हो गया 7, 8, 9, 10, मतलब कम नहीं हो रहा है, उसका डिस्टेंस फिर भी बढ़ता जा रहा है, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट के पास आ रहा है। पर वहीं अगर ये दूसरा केस ले जिसमें हमारे पास यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जब तक 6 तक जा रहा है तब तक तो उसका डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज होता गया,
पर जैसे ही वो पास आता जा रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट कम होता जा रहा है। ठीक है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब उसे छोटा, उसको जरूरी थोड़ी है कि वो इतना लंबा रास्ता पकड़ के 4 तक जाए, वो छोटे रास्ते से भी जा सकता था। तो डिस्प्लेसमेंट सबसे छोटे रास्ते की वैल्यू दे रहा है, पर डिस्टेंस हम जितना भी चलते जा रहे हैं उसको ऐड करते जा रहे हैं। ये समझ आया दोनों इससे? Yes, ma'am. Ma'am. अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। स्कूल तो सब लोग जाते हैं, है ना? यस मैम। Yes, ma'am. एग्जाम में सब चीटिंग करते हैं? नो मैम। No, ma'am. अच्छा, ठीक है, मान लेते हैं कि आप लोग बहुत सारे बच्चों को, मैं आप लोग की बात नहीं कर रही, मैं बहुत कोई शरारती बच्चा है उसकी बात कर रही हूँ। तो वो यहाँ पे इस क्लास में था, उसका पेपर था, उसको नहीं आ रहा था, तो उसने सोचा मैं ना बाहर चला जाता, तो कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो उसने बोला मैम मेरे को वॉशरूम जाना है। वॉशरूम इतना पास था क्लास का, पर इसने क्या किया, ये पूरा रास्ता घूमा कि कोई तो मिल जाए। फाइनली कोई मिल गया, फिर वो वॉशरूम तक चला गया। अब उसने सोचा कि वो आंसर ना भूल जाए, तो फटाफट क्लास में चला जाता हूँ। तो वो आते वक्त इस रास्ते से आया। तो कौन सा डिस्टेंस है और कौन सा डिस्प्लेसमेंट है? हम डिस्टेंस जो पहले गया और बाद में गया आंसर पूछ के, वो डिस्प्लेसमेंट। हाँ करेक्ट, जो पहले गया उसने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करा, और जो बाद में आंसर पूछ के आ गया तो वो डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है सब? यस मैम। ठीक। Yes, ma'am. अब यहाँ पे 2 बॉल्स हैं, एक्चुअली वो एक ही बॉल की पोजीशन बता रहा है, मैं इसको बैक करती हूँ। तो हमने क्या किया, ये कोई बॉल थी, वो इस ए पॉइंट से स्टार्ट कर रही थी मूव करना, वो फिर बी तक गई और बी पे उसने यू टर्न किया और फिर वो वापस से सी पॉइंट पर आ गई। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए बी और सी की टर्म्स में डिस्टेंस क्या होगा, तो क्या बोलोगे? A plus B plus C distance. ऐसे बोलो ए बी प्लस बी सी। ए प्लस बी, हम पॉइंट्स को नहीं, हम ये पूरे रास्ते को बोलेंगे ए बी, इस वाले पूरे रास्ते को बोलेंगे बी सी, और इस वाले पूरे रास्ते को बोलेंगे ए सी। तो अब बताओ डिस्टेंस क्या होगा? AB plus BC is equal to AB plus BC. BC. अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट? AC। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जेसिका ने बोला ए सी। क्या मैं डिस्प्लेसमेंट को भी ए बी प्लस बी सी बोल सकती हूँ? मैम AB डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो। मैं बोल सकती हूँ AB plus BC. और अगर यहाँ पे लिख दूं, अच्छा अंशुल बोल सकते हैं ए बी प्लस बी सी? यस मैम। किस केस में कैसे बोल सकते हैं? मैं जब तक वो A तक नहीं पहुंचेगा तब तक तो बोल सकते हैं, जब तक A तक नहीं पहुंचेगा वापस। नहीं, आप जो बोल, अच्छा आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो और स्टेटमेंट में मैं डिफरेंस बताऊंगी अभी। तो यहाँ से मान लेते हैं कि ए से बी तक की दूरी थी 10 फॉर एग्जाम्पल, और बी से सी तक का डिस्टेंस है 2। अब बताओ डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 12 मैम. है ना? और डिस्प्लेसमेंट? 8. पर जो अंशुल बोल रहा था, तो अंशुल ने तो बोला कि ए बी प्लस बी सी मेरी वो भी हो जाएगी, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो उसके हिसाब से तो ये 10 प्लस 2 12 हो गया। पर बाकी स्टूडेंट्स कह रहे हैं अंशुल 8 होएगा। तो कौन सा आंसर करेक्ट है? क्या ये पॉसिबल है? क्या फिर मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख दूं? मैम डिस्प्लेसमेंट सीधा A to B और B to A नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट सीधा ए टू बी, बी टू ए, नहीं, हम ए से बी से सी तक ही गए, उससे आगे नहीं गए अभी। देखो मैं ये कह रही हूँ कि आप सबका आंसर सही था, डिस्प्लेसमेंट 8 ही है। मैं अंशुल का डाउट क्लियर कर रही थी, क्योंकि उसने बोला था कि हम डिस्प्लेसमेंट को ए बी प्लस बी सी बोल सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट हो गई, पर इसमें मैं हल्का सा चेंज कर दूंगी तो वो करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। जब हमें शॉर्टेस्ट पाथ निकालना था तो वो आया ए सी, इसलिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट 8 आ रही थी। ये क्लियर है सबको? Yes. उसको इस तरीके से निकालने की बजाय जो एक्चुअली पाथ था उससे भी निकाल सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। पर इसके ऊपर अगर मैं वेक्टर साइन लगा दूं तो
अगर मैं इसके ऊपर से वेक्टर हट गया तो वो पॉसिबल नहीं है, पर जैसे ही वेक्टर लग गया तो साथ में क्या आएगी मैग्नीट्यूड के साथ? डायरेक्शन आ जाएगी। तो उस केस में आंसर 12 नहीं आएगा। अब मेरे को ये बताओ, राइट साइड में जब हम जाते हैं तो उस डिस्टेंस को पॉजिटिव रखते हैं नेगेटिव? पॉजिटिव। हम पॉजिटिव लेते हैं मोस्टली, आपकी मर्जी, आप बदल भी सकते हो उसे, ठीक है। और जब लेफ्ट साइड जा रहे हैं तो जैसे अगर हम यहाँ पे ले लेफ्ट साइड की डिस्टेंस को नेगेटिव, तो ए से बी तक वो राइट साइड गया, तो राइट साइड को भी आप लोगों ने बोला पॉजिटिव लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं पॉजिटिव 10। ये क्लियर है सबको? और लगा हुआ है प्लस। अब बी से सी तक गया तो अपोजिट साइड जा रहा है, तो वो नेगेटिव डिस्टेंस हो गया, तो मैं उसको लिख सकती हूँ -2। इससे भी आंसर क्या आएगा? 8 मैम 8 आएगा। मतलब एक पॉजिटिव 8 आ रहा है, और पॉजिटिव 8 का मतलब क्या है, कौन सी साइड है वो? मैम राइट साइड। और यही हो रहा है डायग्राम में। तो अगर आप वेक्टर निकाल के असली रास्ता उसको ऐड करोगे, उससे भी आंसर सही आएगा, और वैसे डायग्राम से समझ आ रहा है तो वैसे भी सही आएगा। तो जब आपको डिस्टेंस निकालना है आप मैग्नीट्यूड्स का ऐड करते हो, पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम वेक्टर्स का ऐड करते हैं। क्लियर है सबको ये? यस ओके। अब यहाँ पे वही पोजीशन वेक्टर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। अब अगर मैं बात करूं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए हम 2 पॉइंट्स लेते हैं, P और Q, उन दोनों को फिर ज्वाइन कर देते हैं। और इस केस में अगर ये वाला पॉइंट Q है तो कैसे निकालते थे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? पहले करा हुआ है। क्या कह रहे हो अंशुल? मैं P माइनस Q। P माइनस Q। अब देखो इसमें हमेशा करना क्या है, कैसे निकालना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, या कोई भी वेक्टर होगा, तो अंशुल ने कहा P माइनस Q, हम Q माइनस P भी निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या होगी, अगर हम P से Q तक गए हैं तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या हो गया? Q हो जाएगा। जहाँ पे गए हैं वो हमारा फाइनल पॉइंट हो गया। तो हमेशा हम फाइनल में से इनिशियल वाले को माइनस करते हैं। तो इस केस में हम निकालेंगे जैसे R2 माइनस R। पर अगर हम गए हैं Q से P तक तो क्या करेंगे, कौन सा फाइनल पॉइंट हो गया? R minus R P हो जाएगा। तो उस केस में R1 माइनस R2 निकालेंगे, और ऊपर वाले को हम रिप्रेजेंट करते हैं PQ वेक्टर से, और नीचे वाले को रिप्रेजेंट करते हैं QP वेक्टर। क्लियर है सबको? यस मैम अब अगर मैं आपको यहीं पे क्वेश्चन दूं, मेरे पास P पॉइंट है 3, 4, 6 पे, और Q पॉइंट है 1, 6, 7 पे। अब बताओ मेरे को PQ वेक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आप डायरेक्ट भी बता सकते हो बिना पोजीशन वेक्टर निकाले। 2 -2 और -1। मैंने पूछा था यहाँ पे PQ वेक्टर, फर्स्ट टर्म क्या आएगी सबसे पहले तो ये बताओ। मैम 2 PQ कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं? -2 मैं P -2 आएगी, करेक्ट। यस हम P से Q तक जा रहे हैं तो Q वाले में से P वाले को माइनस करेंगे। 1 में से 3 को माइनस करोगे तो -2 आ जाएगा, और इसके साथ आई कैप। अब बताओ आगे। 2,1 मैम 2 करेक्ट, 2 J कैप, और फिर लास्ट वाला पॉइंट मैम 1 ठीक है। हमारे पास लास्ट वाला पॉइंट आ गया K कैप। तो अब मेरे पास ये क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। क्लियर है सबको? यस मैम। मैम अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स फॉर। हाँ बोलो। मैम आवाज कट रही है मैम, बच्चों के माइक खुले। यहाँ पे तो कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही। ललित, किसका माइक है एक बार मेरे को बता सकते हो आप, जो डिस्टरबेंस कर रहा है? सिर्फ आपका ही खुला है अभी तो।
मैम ललित का ही है। हाँ, आपका ही Yes, माइक ma'am. ऑन है ललित। यस मैम। सिर्फ आपका ही माइक ऑन था और तो किसी का ऑन ही नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम है इसकी। अगर Yes, ma'am. फिर से प्रॉब्लम होती है ललित तो मेरे को बता देना। यस तो मैम। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, अ बॉय स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड वॉक्स फॉर 500 मीटर ड्यू साउथ, 400 मीटर ड्यू वेस्ट एंड 200 मीटर ड्यू नॉर्थ टू रीच हिज स्कूल। हमें बताना है डिस्टेंस कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए डायरेक्शंस बना लेते हैं। तो ये वाली नॉर्थ है, नीचे वाली साउथ South. साउथ राइट वाली ईस्ट East. और लेफ्ट वाली West. वेस्ट। वेस्ट तो सबसे पहले वो कौन सी डायरेक्शन में गया है? South 200. मैम साउथ साउथ में गया। कितना डिस्टेंस गया है? 500 मीटर 5। 500 मीटर। करेक्ट। तो अगर मैं उसका होम यहाँ पे बनाऊं तो कौन सी डायरेक्शन में बना उसका साउथ के लिए? नीचे की तरफ. नीचे की तरफ। तो यहाँ पे नीचे वो गया और ये पूरा गया वो 500 मीटर। उसके बाद वो कितना मूव करा? 400. Due मैम back. 400 कौन सी डायरेक्शन में गया? मैम Left. वेस्ट वेस्ट के लिए कहाँ पे बना? Left. लेफ्ट। मैम लेफ्ट करेक्ट। वेस्ट के लिए हम बना देते लेफ्ट में 400 मीटर। अब इसके बाद वो कहाँ पे गया? 200 मीटर मैम नॉर्थ नॉर्थ अब इसके North में गया ऊपर की तरफ. ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे 200 मीटर ऊपर की तरफ बना देते हैं। अब पहले तो मेरे को ये बताओ कि यहाँ पे उसका मतलब स्कूल आ गया। तो अगर मेरे को डिस्टेंस पूछा हुआ है तो डिस्टेंस बता दो फटाफट, कितना हो जाएगा? 1100 मीटर. 1100 मीटर। करेक्ट, 1100 हो गया। 1100 500 प्लस 400 करेंगे 900 प्लस 200 कर देंगे तो 1100। 700 मीटर आ गई डिस्प्लेसमेंट. हाँ, क्या बोल रहे हो अंशुल? 700 मीटर डिस्प्लेसमेंट. नहीं, 700 मीटर डिस्प्लेसमेंट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कौन सी चीज को जोड़ेंगे? अब मैं यहाँ पे आपको मार्क कर देती हूँ। ये है ए, ये बी है। तो कौन से पॉइंट्स को जोड़ू अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट निकालना है? गेस कर सकते हो आप? दिख रहा है सबसे छोटा कौन सा होगा एच और एस के बीच में? बोलो। मैम ये भी अवतार, आंसर इनकरेक्ट है। मैम अगर HS. एच एस को ही तो जोड़ोगे। करेक्ट अनिकेत, Yes. एच एस को ही ज्वाइन करेंगे जब हमें एच से होम से स्कूल तक जाना है। सबके आंसर इनकरेक्ट आ रहे हैं। रुक जाओ, 300 आंसर नहीं है। तो हमारे पास एच से एस तक का डिस्टेंस निकालना है। तो अब क्या करते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं ये वाला एंगल कितना होगा? 90. 90 डिग्री। सारी डायरेक्शंस के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है। अब इस वाली साइड के बीच में कितना एंगल होगा? ये भी 90। 90. और अगर मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दूं तो ये वाला भी 90 हो जाएगा। यस Yes, मैम ma'am. यस मैम और अगर ये वाली साइड 200 है तो इतना डिस्टेंस 200 आ जाएगा। और ये ऊपर बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300। करेक्ट। और ये वाला डिस्टेंस 400 है तो ये जो ऊपर बीच में लाइन आ रही है उसका क्या हो जाएगा? 400। अब बता दो फटाफट, एच से एस तक का डिस्टेंस कितना होगा? एच एस और अगर ये ओ है, एच एस ओ ट्राइंगल में 90 डिग्री आ गया, दो परपेंडिकुलर भी आ गया, बेस भी आ गया। हाइपोटेन्यूज कैसे निकालते हैं? हम्म, 250 मैम। क्या बोल रहे हो ललित? 250? 5 हाँ करेक्ट दिनेश, 5 आएगा। 5 के पीछे क्या लगेगा? 5 खाली 500 500। तो हमारे पास यहाँ पे आप सब भी देख लो, 300 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ गया 90,000। 400 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,000। 9,000 जीरोस यहाँ पे।
हाँ, और अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 2, 5 और 4 0। अब 4 0 को हम दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक जगह 500 लिखा और दूसरी जगह एक और 500 लिखा, तो अंडर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 500 आएगा। नहीं समझ आ रहा है ये? यस मैम। और बाकी लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? मैम आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ओके एच से एस तक का आ गया डिस्टेंस 500, तो मतलब मिनिमम शॉर्टेस्ट पाथ कितना हो गया? 500। अब ये तो हमने सिर्फ एक मतलब डिस्टेंस बता दिया। अब 500 तो अलग अलग तरीके से बन सकता है, जैसे एच से बी तक भी 500 बन रहा था। अब हमें डायरेक्शन बतानी है जिससे हम स्कूल ही पहुंचे। तो अगर मैंने यहाँ पे होम रखा है सेंटर पे, तो कौन सी डायरेक्शन में जाना है हमें स्कूल के लिए? वेस्ट टू साउथ। साउथ वेस्ट डायरेक्शन। यहाँ पे इस तरफ जा रहे हैं हम स्कूल के लिए, अगर ये मेरा होम है यस मैम। तो ये कौन सी डायरेक्शन हो गई? साउथ वेस्ट। अब साउथ वेस्ट में भी डायरेक्शन बताने के लिए हमें ये एंगल पता होना चाहिए कि कितना एंगल घूमे हैं। तो अगर मैं उस ट्रायंगल को थोड़ा बड़ा करके बनाऊं यहाँ पे, तो ये वाली साइड हो गई मेरी 300, ये हो गया 400 और ये हो गया 500। 37 अभी भी मिस्टेक है? 53। हाँ, अगर ये वाला एंगल अगर हमें चाहिए, ये 90 डिग्री है, इस एंगल के लिए अगर आप tan थीटा निकालो तो कितना आएगा? P/V। अब बाकी स्टूडेंट्स पे आंसर कर दो, tan थीटा कितना आएगा इसके लिए इस ट्रायंगल में? P/P। P/B तो ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इस ट्रायंगल से बताओ वैल्यू। 300/4। मीना, साथ वाली साइड बेस होती है, अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। 400/300। मैम 400/300। 400 अपॉन, तो हमारे पास आ गया 4/3। और मैंने जब आपको मैजिक ट्रायंगल बताया था तो ऐसा सिर्फ एक ही एंगल के लिए पॉसिबल था, 53 डिग्री के लिए। याद आया? यस मैम। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 53, कि जब हमने साउथ वाली एक्सिस के साथ 53 डिग्री एंगल बनाया इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन और 500 मीटर चले, तब जाके हम स्कूल तक पहुंचे। क्लियर है सबको? यस मैम। यस मैम। अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो इससे पहले मैं ये बताऊं, मेरे को ये बताओ, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी 0 हो सकता है जब हम चल रहे हो तब भी? यस मैम। कब? Yes, ma'am. किस केस में? जब मैम अपोजिट साइड आ जाएंगे। जब हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन अपोजिट सेम हो। साइड से करेक्ट करेक्ट लावण्य, जब हमारे पास इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो जाए, मतलब जहां से भी आपने स्टार्ट किया आप घूम फिर के वापस से अगर वहीं पर आ गए तो आप एक्चुअली में कुछ भी नहीं चले हो, आपके पास डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाएगी। पर क्या इस केस में डिस्टेंस 0 होगा? नो मैम। नो मैम। अब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है क्या? यस मैम। यस मैम। कब होगी नेगेटिव? मैम इनिशियल पॉइंट से थोड़ा अपोजिट साइड चले जाए। करेक्ट, जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे वो नेगेटिव हो जाएगी। पर डिस्टेंस क्या नेगेटिव हो सकता है? नो नो मैम। मैम। नो मैम। डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, कौन सी वैल्यू बड़ी होती है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट? Distance. डिस्टेंस। डिस्टेंस। कभी ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट बड़ा है? नो मैम। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो अगर मैं डिस्टेंस को लिख रही हूँ x से, तो डिस्टेंस हमेशा x वाले वेक्टर मतलब डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। क्लियर है सबको? यस मैम। यस यस मैम। मैम। अब उसी को यूज Yes, ma'am. करिए जब हम स्पीड और वेलोसिटी बनाते हैं। तो स्पीड होता है डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, पर वेलोसिटी हो जाता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारे पास? स्केलर क्वांटिटी, पर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी।
अब स्पीड नेगेटिव हो सकती है नो मैम। नो मैम। पर वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। अब ऐसे ही अब मैं पूछूं आपसे, क्या स्पीड बड़ी होती है या वेलोसिटी? मैम मैम स्पीड बड़ी होती स्पीड बड़ी होती है। सोच लो। है इसमें मैम स्पीड बड़ी होती है। स्पीड ही बड़ी होती है वेलोसिटी से, क्योंकि ऊपर अगर डिस्टेंस बड़ा है तो अगर मैं दोनों साइड सेम टाइम से डिवाइड करूं तो या तो स्पीड बड़ी होगी या वेलोसिटी के बराबर होगी। बराबर। क्लियर है सबको ये? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे वही सेम क्वेश्चंस है जो मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुकी हूँ, तो इनको स्किप कर सकते हैं। एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी। तो एवरेज जब हम निकालते हैं मैथ्स में, हमारे पास 5 क्वांटिटी हैं, तो उनका एवरेज कैसे निकालते हो? उनका सम डिवाइड है 5। उन सबको कर देते हैं और 5 से डिवाइड कर देते हैं, है ना? तो अगर हमें वेलोसिटी का एवरेज निकालना है तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से बनी हुई होती है, तो हम छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं और छोटा छोटा जो टाइम लग रहा है उसको ऐड करते हैं और दोनों को आपस में डिवाइड कर देते हैं। समझ आया ये सबको? यस मैम। Yes, ma'am. तो हमने क्या किया, बेसिकली टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते हैं और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर देते हैं। फिर इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं? नूडल्स ही पूछ रही हूं मैं। इंस्टेंट है हाँ, इंस्टेंट नूडल्स क्या होते हैं? जो 2 मिनट में बन जाए। जो 2 मिनट में बन जाए। इंस्टेंट का तो मतलब है एकदम से बन जाए, है ना? वो 5 मिनट तक नहीं बनते पर। तो इंस्टेंट मतलब एकदम से की चीज। तो अगर मैं बात कर रही हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो उसका भी मतलब मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे। हाँ, किसी एकदम से हमें अगर वेलोसिटी बतानी है, कि अगर मैं पूछूं कि आप पूरा जब घूमने गए तो उसमें 8:05 पे आपकी क्या वेलोसिटी थी, तो वो जो वेलोसिटी होगी उस पर्टिकुलर टाइम की, वो क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये समझ आया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो हम अगर जब हम बात करते हैं एवरेज की, तो हम क्या करते हैं, सारे डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं और फिर डिवाइड करते हैं टाइम से। तो जब आप जैसे कभी जा रहे हो तो आप ये बोलोगे कि पूरे हम लोग ऑलमोस्ट 50 की स्पीड पे चले, तो जो आप ऑलमोस्ट ये जो वैल्यू बता रहे हो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी है। पर अगर आप बताओगे कि एक टाइम ऐसा था कि आप जाम में फंस गए और आप 10 की स्पीड पे चल रहे थे, तो वो क्या है? आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज में हमने सबको ऐड करा, सारे डिस्प्लेसमेंट को, और टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया। उसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो मान लो अगर आपने 10 डिस्टेंस पे स्टार्ट किया और आप फिर पहुंच गए हो 50 तक, और यहाँ पे आपका टाइम स्टार्ट हुआ था 2 सेकेंड्स और बाद में हो गया 10 सेकेंड्स, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे? 50 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करोगे, ये आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे ही टोटल टाइम के लिए आप 10 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, जो यहाँ पे फॉर्मूले में मेंशन है कि RF मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ओके। अब अगर हमें बात करनी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो उसके लिए बी चेंज तो जरूरी है, क्योंकि वेलोसिटी बिना डिस्प्लेसमेंट के कैसे आएगी। पर उस केस में क्या होता है, ये जो नई टर्म है नीचे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ लिया ना आप लोगों ने? यस मैम स्कूल में। उस अब यहाँ पे फॉर्मूले में चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम तो है, पर एक ही टर्म लिखी हुई है कि लिमिट डेल्टा टी, इस एरो का मतलब है टेंड्स टू 0। मतलब हमें देखना है जब टाइम बहुत छोटा मतलब ऑलमोस्ट 0 से चेंज हुआ, तब डिस्प्लेसमेंट कैसे चेंज हुआ, उसको क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बात समझ आई है? यस मैम। और उस एक्सप्रेशन को हम फिर लिख सकते हैं ds अपॉन dt से। और ds अपॉन dt का मतलब है हम क्या कर रहे हैं कैलकुलस में? डेरिवेटिव कर रहे हैं। मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं पोजीशन का। क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am.
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी v1 फॉर 1/3 ऑफ टाइम एंड फॉर रिमेनिंग टाइम विद वेलोसिटी v2, और हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है। मतलब हमारे पास एक पूरा रास्ता था और मान लेते इस पूरे रास्ते में अगर टाइम t लग रहा था, तो उस क्वेश्चन में बोला है कि 1/3 टाइम, मान लो कि 1/3 में हम यहाँ पे पहुंचे, तो 1/3 टाइम में हमारे पास वेलोसिटी v1 थी और बचे हुए टाइम में वेलोसिटी v2 है। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? यस मैम। और हमें अब एवरेज वेलोसिटी बतानी है। तो पहले तो मेरे को ये बताओ, अगर फर्स्ट वाले पार्ट में 1/3 ऑफ टाइम लग रहा है, तो सेकंड वाले पार्ट में कितना लगेगा टाइम? टोटल टाइम -1/3। करेक्ट, टोटल टाइम t है, 1/3 t ऑलरेडी लग चुका है, तो बचेगा कितना 2t/3। यस मैम। तो इस बाकी बचे हुए में इतना टाइम लगा। सबको समझ आया ये? यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. तो हमारे पास Yes, ma'am. तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, बचा हुआ टाइम पे। तो अगर मैं ये लिखूं एवरेज वेलोसिटी के लिए v1 प्लस v2 t1 प्लस t2, तो क्या ही करेक्ट है? मैम। क्यों करेक्ट नहीं है? मैंने तो टोटल वेलोसिटी ले लिया और टोटल टाइम ले लिया। 1/3 वेलोसिटी बोल रहा था। उससे क्या, वो तो मैं बाद में वैल्यू पुट करूंगी। फॉर्मूला सही है ना ये, टोटल वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। Yes, ma'am. अपॉन अनिकेत क्या बोल रहे हो आप? ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो जो लोग ठीक है बोल रहे हो हैंड रेज कर दो, बस मैं किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रही। हैंड रेज कर दो। मैम v1 प्लस v2 अपॉन 2 नहीं होगा? अच्छा, अपॉन 2 कह रही है जेसिका, कोई बात नहीं, ठीक है, वो भी देखते हैं। जिन लोग को लग रहा है ये फॉर्मूला ठीक है, वो सब हैंड रेज कर दो। 1 2 3 9 हो गए, 10। तो 15 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर दिया और वो धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। ये फॉर्मूला अब मैं आपसे पूछती हूँ, ऊपर क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर में? v1 प्लस v2। नहीं, वेलोसिटी है। यस मैम। नीचे क्या है? टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। Acceleration. डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। Acceleration. मैम ma'am. एक्सेलरेशन। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना क्या था? Displacement. एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी। ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बता दिया आप सबने। Yes, ma'am. x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस 2 x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2 वो करना था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना था। वेलोसिटी अपॉन टाइम से तो एक्सेलरेशन आएगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला गलत हो गया। तो कभी भी अगर कंफ्यूज हो जाओ तो फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, क्या इससे वेलोसिटी आपको मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो हम करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन t1 प्लस t2, कि पहले कितना डिस्टेंस लग रहा था, बाद में कितना लग रहा है और फिर कितना लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो पहले वाले पार्ट में अगर मैं लिखूं कि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1/3। नहीं, इस फॉर्मूले से बताओ। Velocity into time. वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पार्ट की बात कर रही हूँ, ये इस वाले पार्ट की, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया फर्स्ट वाले पार्ट में? VT upon 3. vt अपॉन 3, v1 भी है उसके साथ पे। तो हमारे पास तब वेलोसिटी है v1 और टाइम हो गया t/3। ये समझ आया सबको? यस मैम। यस मैम। और सेकंड वाले पार्ट के लिए क्या हो जाएगी? 2v2 v2 2v2 t अपॉन 3। और टोटल टाइम कितना था? टोटल टाइम t था ना टोटल टाइम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. आंसर बताओ मेरे को, कौन सा हो जाएगा? A B C D?
मैम ए। अच्छा, मीना कह रही, जेसिका कह रही है ए होना चाहिए या सी होना चाहिए? मैम ए में ए ही होना चाहिए। यहाँ से हम टाइम को कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमारे पास न्यूमरेटर में बचेगा v1/3 प्लस 2v2/3, और नीचे भी टाइम है, इस टाइम से इस टाइम को कैंसिल कर सकते हैं, हमारे पास ए ऑप्शन आ जाएगा। समझ आया सबको ये? यस मैम। तो यहाँ पे उसी को एक्सप्लेन कर रखा है कि हमारे पास जो कार थी वो जा रही है, फिर उसमें हमें टोटल एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 4t² प्लस 2t, और हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी। तो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है और वेलोसिटी में क्या रिलेशन था जब हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं? मैंने बताया था ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? लिमिट dx/dt। वो लिमिट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। dx/dt था कि डेरिवेटिव करना है, जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसका किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं? टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे डेरिवेटिव का फॉर्मूला दिख रहा है सब, मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिख रहा है सबको? यस मैम। 4t² प्लस 2t। तो अंशल आंसर नहीं करेगा, वेलोसिटी का यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? v विच इज इक्वल टू d/dt। मैं यहाँ पे फिर से लिख देती हूँ 4t² प्लस 2t। तो कितना आएगा इसका डेरिवेटिव? 80। आगे खाली प्लस 2 करेक्ट। फर्स्ट टर्म से आ गया 80, ये 2 पावर 4 से मल्टीप्लाई हो गई। सेकेंड वाली टर्म में पावर 1 थी, तो 2 इंटू 1 और t की पावर 0 हो गया। 80 प्लस 2 आ गया। अब उसने पूछा था कि हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बतानी है जब टाइम क्या है? 2 सेकेंड से। 18 मीटर पर सेकेंड। करेक्ट। तो हमें जब 2 सेकेंड्स के लिए बताना है, तो इस वेलोसिटी वाले फॉर्मूले में हम 2 पुट कर देंगे, 8 इंटू 2 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा 18। क्लियर है सबको? यस मैम। अच्छा, इस वाले फॉर्मूले से मेरे को ये बताओ, वेलोसिटी कौन से वेरिएबल पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ टी पे डिपेंड कर रही है। उसके फॉर्मूले में जो वेरिएबल आता है बस उसी पे डिपेंड कर रही है, और यहाँ पे वो वेरिएबल है टी। अब अगर मैं आपसे पूछूं वेलोसिटी बताओ फॉर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स, तो कितनी हो जाएगी? 26। करेक्ट। और जब टाइम 0 था तब कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो अब मेरे को ये बताओ कि जो ऑब्जेक्ट था, ये जो भी बॉडी है यहाँ पे, वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही थी या मोशन से? मोशन पे थी, क्योंकि जो स्टार्टिंग में वेलोसिटी है जब टाइम 0 है, वो 0 नहीं है, वो 2 है। क्लियर है सब कुछ यहाँ पे? यस मैम। अब यहाँ पे है एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जैसे एवरेज वेलोसिटी होती है, ऐसे एवरेज स्पीड होती है। वहां पे हम छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को जोड़ देते हैं, यहाँ पे हम छोटे छोटे डिस्टेंसेस को जोड़ के टोटल डिस्टेंस निकालते हैं और टोटल टाइम। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए भी हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड निकालते हैं, तो वही सेम फॉर्मूला हो जाएगा, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर आंसर में बस डायरेक्शन नहीं आएगी, बस मैग्नीट्यूड आएगा। तो अगर मेरे पास यहाँ पे, आप इस ग्राफ से भी समझ सकते हो कि मेरे पास एक कार जा रही है और जो पूरा पाथ है उस पे कोई एवरेज वेलोसिटी तो फिक्स आती है, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हर पॉइंट पे अलग अलग आ रही है। क्लियर है ये सबको? यस यस मैम। मैम। तो कभी आपके पास अगर वेलोसिटी हो 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आप स्पीड क्या बताओगे? अगर आपके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ डायरेक्शन, स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क होता है?
मैम स्पीड मैग्नीट्यूड, स्पीड का ओनली मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी। हाँ, स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। तो अगर मैं कह रही हूँ 10 मीटर पर सेकेंड इन नॉर्थ, तो स्पीड हो जाएगी बस 10 मीटर पर सेकेंड, वो नॉर्थ हटा देंगे। क्लियर है सबको? यस Yes, ma'am. स्पीड जब Yes, भी ma'am. निकालनी है तो वेलोसिटी का बस मैग्नीट्यूड निकालना है। किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? No, ma'am. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, अ बॉय कवर्स अ डिस्टेंस ए बी ऑफ 2 किलोमीटर with speed 2.5 kilometer per hour while going from A to B and comes from B to A with speed 0.5 kilometer per hour और एवरेज स्पीड बतानी है। मतलब हमारे पास यहाँ पे ऐसे है, हाँ ये दो बॉयज हैं, वो 2 किलोमीटर, दो मतलब एक ही बंदा है, वो पहले एक बार राइट साइड जा रहा है 2.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और फिर वो बी से ए तक जा रहा है वापस 0.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इतना समझ आया? Yes, ma'am. Yes, और ma'am. हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड बताने के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि अगर मेरे पास पूरा जो पाथ है, अगर यहाँ पे जो पूरा पाथ है हमारे पास, वो क्या है, ये पूरी स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट राइट ना देखूं कि वो वापस आया है, तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि आधा रास्ता उसने पहले 2 किलोमीटर ये ट्रैवल करा है और फिर आधा रास्ता 2 किलोमीटर ये ट्रैवल करा है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी नहीं निकालनी है। इतना समझ आया सबको? Yes, यस ma'am. वो जो दो वापस की तरफ जा रहा था, मैंने उन दोनों को जोड़ के एक स्ट्रेट लाइन बना दी। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या हो गया, 2 हाफ में हो गया, कि अगर ये वाला डिस्टेंस डी है तो ये वाला डिस्टेंस भी डी हो जाएगा। पर एग्जैक्टली हाफ में वो अलग वेलोसिटी v1 से जा रहा था और बचे हुए हाफ में वो अलग वेलोसिटी v2 से जा रहा है। तो अगर इस केस में मेरे को एवरेज स्पीड बतानी है तो हम लेंगे टोटल डिस्टेंस। इस वाले केस में कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस? 4 किलोमीटर। डी और वी की टर्म्स में बताओ, अभी फॉर्मूला बना रहे हैं। 2D 2d हो जाएगा, डी 2 बार गए, टोटल डिस्टेंस 2d हो गया। अब अगर मैं v1 मेरे को दे रखा है, d दे रखा है, तो मैं पहले वाले में टाइम निकाल सकती हूँ। यस कितना आएगा टाइम? अंशुल सिर्फ अंशुल आंसर नहीं करेगा अभी, बाकी स्टूडेंट्स बोलो कि t1 टाइम कितना हो जाएगा फर्स्ट वाले पार्ट में? v इक्वल्स टू डी बाई टी होता है, तो टाइम कितना हो जाएगा? डी बाय वी वन। बाय v1, D by करेक्ट। D1. और सेकंड वाले पार्ट में डी वी टू। d बाय D by D2. करेक्ट। तो अब जब हम टोटल टाइम लिखेंगे, हम लिखेंगे d बाय v1 प्लस d बाय v2। अब मैं डिनोमिनेटर में से d को कॉमन ले लेती हूँ, तो मेरे पास अंदर बच गया 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2। ये d से इस d को कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास लास्ट में रह जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। समझ आया ये सबको? यस Yes. तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया एवरेज स्पीड का, जब हमारे पास एक पूरा रास्ता था और उसके एग्जैक्टली आधे रास्ते में हम एक वेलोसिटी v1 से जा रहे हैं और बचे हुए आधे में हम v2 से जा रहे हैं। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास क्या था, टाइम दे रखा था पर डिस्टेंस नहीं था। यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस दे रखा है पर टाइम नहीं है, तो हमने टाइम निकाल लिया। अब इस फॉर्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हो एवरेज स्पीड। मैम। तो ये वाला क्वेश्चन सब लोग ट्राई करके लाना, कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अभी मैं और ये फॉर्मूला हमारे पास तब भी होगा यूज अगर दो डिफरेंट वेलोसिटी दी हो। वेलोसिटी दी हो तो आपको साथ में डायरेक्शन भी लेनी पड़ेगी। यस अगर है? दो डिफरेंट स्पीड दी हो। हाँ, दो डिफरेंट स्पीड दी हो तो दो डिफरेंट तो यहाँ पे दे ही रखे हैं ना, 2.5 और 0.5। मैंने दो फॉर्मूले और भी है ना अलग अलग के लिए। कौन से वाले बोल रहे हो आप? मैं बुक में दिए है ना 3 फॉर्मूले, एक ये है ना उनमें से 2 और है। हाँ, वो अलग अलग केस में जैसे जैसे केस बदलता जाएगा आप कर सकते हैं। उस केस के लिए जब एग्जैक्टली आधे में वेलोसिटी बदल रही है, यस मैम। ठीक है। अगर जैसे केस बदल जाएगा फॉर्मूला बदल जाएगा, ये सिर्फ इसी पर्टिकुलर केस के लिए, सबके लिए नहीं।
ठीक है, तो और किसी को डाउट है अभी? नो मैम। नो मैम। ओके, तो फिर कल यहीं से कंटिन्यू करेंगे। देन मैं अभी मीटिंग एंड कर देती हूँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।